हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले वाष्प सदन के लास्ट और आखिरी टॉपिक पर, क्योंकि 2 वीडियो मैंने पहले डाल दिए वाष्प सदन चैप्टर की और लास्ट आज की आखिरी वीडियो है। और इसमें आप अपन पढ़ेंगे बिंदु स्राव या गटेशन के बारे में कि बिंदु स्राव क्या होता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखते हैं, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब अपन गार्डन में जाते हैं या फिर किसी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ के पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके किनारों पे आप देखते होगा कि बूंदों जो जल की बूंदें होती हैं वो इकट्ठा हो जाती है और बिल्कुल किनारों पर वो बिल्कुल बूंदें बिल्कुल एक जो मोती होता है उसकी तरह दिखती भी रहती है। ठीक है ना। तो ये सुबह सुबह या रात्रि के समय क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनके किनारों पत्तियों के किनारों पर क्या होते हैं, बूंदें जमा हो जाती है, जल की बूंदें जमा हो जाती है। ये क्यों होती है? ये बिंदु स्राव के कारण होती है। किसके कारण होती है? बिंदु स्राव यानी गटेशन के कारण होती है। देखते हैं गटेशन क्या होता है कि इसकी परिभाषा क्या कहती है कि पादप के अक्षतिग्रस्त मतलब जब कोई भी पादप का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, जैसे पत्ती कट गई है, टूट गई है, तो उससे तो नॉर्मली पानी बहता है। लेकिन अगर अपन अक्षतिग्रस्त भाग ले, मतलब बिल्कुल पत्ती सुविकसित है, उसमें कोई भी कटाव नहीं है, कोई भी वो टूटी फूटी नहीं है, फिर भी उसमें से अगर क्या हो रहा हो, बूंद के रूप में जल की हानि हो रही हो, किसकी हानि हो रही हो? बूंदों के रूप में अगर जल की हानि हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे अपन? बिंदु स्राव यानी गटेशन कहेंगे। देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे कहती है कि पादप के अतिशतिग्रस्त भाग या पत्तियों के किनारों से जल के बूंदों के रूप में हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंदु स्राव कहलाती है। यहाँ पर अक्षतिग्रस्त करना बच्चों, क्या करना? अक्षतिग्रस्त भाग से पत्तियों के किनारों से जल की अगर बूंदों के रूप में हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं। अब जो गटेशन होता है वो कहाँ होता है? ज्यादातर शाखीय पादपों में होता है। किन से होता है? जो शाखीय पादप होते हैं, शाखा वाले पादप होते हैं, उन पौधों में क्या होता है कि बिंदु स्राव की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। अब क्या होता है, बिंदु स्राव होता क्यों है? जैसे क्या होता है बेटा कि अगर जो पौधा है वो पानी का अवशोषण अगर जमीन से ज़्यादा करने लगे और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो तो अब शरीर से बाहर तो निकालना है पौधे को पानी, तो कैसे निकाले? तो वो एक प्रक्रिया द्वारा निकालता है जिसे अपन क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। तो क्या होता है? बिंदु स्राव तब होता है जब जल अवशोषण अधिक हो तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो? कम हो। तो इस समय क्या होगा? बिंदु स्राव यानी गटेशन होगा। अब ठीक है, अब जो आपके बिंदु स्राव होता है, आपन ने तो बोला कि किसके हानि होती है? वहाँ पर जल की हानि होती है। किसके रूप में? बूंदों की। लेकिन ये बात सही नहीं बेटा, क्योंकि वहाँ पर बूंदों के रूप में जल की हानि तो हो रही है, लेकिन उन बूंदों के साथ साथ वहाँ पर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी निकलते हैं। किसके साथ? उन जल की बूंदों के साथ। तो यहाँ पे क्या है? बूंद स्राव में जल की हानि के साथ साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ की भी क्या होती है? हानि होती है। मतलब अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। जैसे वो जल के साथ अगर उन अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर एक तो क्या होगा, जल तो निकल ही रहा है अपन का, एक क्या निकल रहा है? एस्पार्टिक एसिड निकलता है। एस्पार्टिक एसिड के साथ साथ अपन के साल्ट्स निकलते हैं यानी लवण निकलते हैं और शुगर यानी शर्करा निकलती है। तो वो जो बिंदु स्राव होता है, मतलब जल की जो बूंदें होती है उनमें तो वाटर के साथ साथ क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, लवण भी होते हैं और शुगर यानी आपकी शर्करा भी होती है। ठीक है बेटा। अब जो बिंदु स्राव की क्रिया है वो किसके कारण होती है? मूल दाब के कारण होती है। किसके कारण होती है? मूल दाब यानी जो रूट प्रेशर होता है उसके कारण होती है। जब पौधों की जड़ों में मूल दाब यानी रूट प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा कहाँ चढ़ती है? पौधों के अंदर चढ़ती है, ऊपर आता है जल। ठीक है, किसके कारण? मूल दाब के कारण। अब जब मूल दाब ज्यादा हो जाएगा तो बिंदु स्राव भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी ज्यादा आ रहा है पौधे में और वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो फिर क्या होगा? बिंदु स्राव होगा। तो बिंदु स्राव का एक मुख्य कारण क्या है? मूल दाब यानी रूट प्रेशर है। अगर रूट प्रेशर ज्यादा होगा तो बिंदु स्राव यानी गटेशन भी ज्यादा होगा। अब बेटा क्या होता है, मैंने बता दिया बिंदु स्राव क्या होता है। अब बिंदु स्राव किनके द्वारा होता है वो भी देख लेते हैं
कि जो आपने देखा हो, मैंने बताया कि पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है ये पानी, उसे अपन बूंदी स्राव कहते हैं। बट क्या होता है, वहां पर कोई चीज तो होगी ना जिससे निकलता होगा पानी। तो क्या होता है, जो ये पत्ती बनाई, एक लीफ बनाई है, तो ये पत्तियों के किनारों पर या फिर जो आपके यहाँ पर जो मध्य शिराएं होती हैं, शिराएं होती हैं, उनके किनारोों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, पोर मतलब छेद, छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों को बोला जाता है हाइड्रोथोड, यानी जल रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल रंध्र या हाइड्रोथोड बोला जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जल पत्ती से क्या है, बाहर निकलता है, किसके रूप में, बूंदों के रूप में। बेटा अब देखते हैं, देखा इसकी जल रंध्र की संरचना भी पढ़ लेते हैं अपन। जल रंध्र क्या होता है कि प्रत्येक जल रंध्र रंगहीन अधिचर्मीय कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, रंगहीन अधिचर्मीय कोशिकाओं का बना होता है। तथा जल रंध्र के नीचे मर्दोत्तक कोशिकाओं का ढीला उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मर्दोत्तक कोशिकाओं का ढीला उत्तक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, एपिथेम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेम। जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, मेरे डायग्राम में समझो, ये किसका डायग्राम है, हाइड्रोथोड यानी जल रंध्र का डायग्राम है, जो कि पत्ती कहाँ पाया जा रहा है, किनारों पर। कहाँ पाया जा रहा है, किनारों पर पाया जा रहा है। देखो बेटा, ये जो आपको ऊपर की तरफ एक छिद्र दिख रहा होगा, ये छिद्र को बोला जाता है वाटर स्टोमल, मतलब स्टोमेटा बोल सकते हो आप यहाँ पर, वाटर स्टोमेटा। ठीक है, वाटर स्टोमेटा बोल सकते हैं या वाटर पोर बोल सकते हो, जो कि एक छिद्र होता है। और एक बात और, ये छिद्र हमेशा खुले हुए रहते हैं। जो हाइड्रोथोड है, जो हाइड्रोथोड का वाटर स्टोमेटा है, वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। जबकि पत्ती के जो क्या होते थे, स्टोमेटा यानी जो रंध्र होते थे, वो बंद भी होते थे और खुलते भी थे, दोनों कंडीशन होती थी। बट इसमें ये जो छिद्र है, ये हमेशा क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, क्योंकि इसकी जो गार्ड सेल है, यहाँ पर एक और गार्ड सेल पाई जा रही, क्योंकि वो जो स्टोमेटा पढ़े थे पन्ने, वहां पर भी गार्ड सेल थी। किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल थी, वो जब बंद होती थी, खुलती थी, तभी आपके रंध्र खुलते और बंद होते थे। यहाँ भी एक गार्ड सेल है, बट ये खुलती और बंद नहीं होती है। इसलिए हमेशा ये जो वाटर स्टोमेटा है या वाटर पोर है, ये हमेशा क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ऊपर तो क्या है आपके वाटर स्टोमेटा, यही छिद्र है, इसके नीचे एक गुहा पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्टोमेटल चेम्बर, मतलब रंध्रीय गुहा। इसमें क्या होता है, जल इकट्ठा होता है और इसी के अंदर से ये जल कहाँ आता है, बाहर आता है। ठीक है, तो वाटर स्टोमेटा के नीचे क्या पाई जाती है, स्टोमेटल चेम्बर यानी रंध्रीय गुहा पाई जाती है, इसमें जल भरा हुआ रहता है। अब इसके नीचे मतलब वाटर स्टोमेटल चैम्बर के नीचे एक मर्दोत्तक, ये लिखा है मैंने, मर्दोत्तक कोशिकाओं का एक क्या पाया जाता है, ढीला टिश्यूज पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, एपिथेम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेम कहते हैं। ठीक है, जो कि एक मर्दोत्तक कोशिकाओं का टिश्यूज होता है। और इसके नीचे क्या पाई जाती है, वाटर वेसिकल्स पाई जाती है, जल वाहिकाएं पाई जाती है, जो कि जाइलम की होती हैं। और इन्हीं के द्वारा जल कहाँ आता है, मर्दोत्तक कोशिकाओं में। जल कहाँ आएगा, इन वाहिकाओं से, मर्दोत्तक कोशिकाओं में। और मर्दोत्तक कोशिकाओं की बीची जगह से निकलता हुआ कहाँ जाएगा, स्टोमेटल चेम्बर में। और स्टोमेटल चेम्बर से कहाँ निकल जाएगा, वाटर स्टोमेटा में। और जैसे वाटर स्टोमेटा से बाहर आएगा इधर छिद्र द्वारा, और पत्तियों से बाहर निकलने लगेगा, किसके रूप में, बूंदों के रूप में। तो बेटा आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। गुटेशन क्या होता है कि जल की बूंदों के रूप में पत्तियों के किनारों से हानि होना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव या गुटेशन कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है, हाइड्रोथोड्स यानी जल रंध्र द्वारा होता है। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये आपके वाष्पोत्सर्जन यानी चैप्टर 7 का पूरा लास्ट टॉपिक था। और अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसमें पीडीएफ के साथ आप इन्हें रजिस्टर में लिख भी सकते हैं। अब अगली वीडियो की अपन बात करेंगे 8th चैप्टर की, क्योंकि कल बात होगी। थैंक यू।